नमस्कार, उकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के नेता इमरान खान को सेना के इशारे पर अरेस्ट कर लिया गया है। इमरान खान को 4 से 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लाखों की तादाद में पीटीआई समर्थकों ने सेना के मुख्यालय से लेकर एयरबेस और तमाम जगहों पर आगजनी की है और इस दौरान हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लाखों की तादाद में पीटीआई समर्थकों ने सेना के मुख्यालय से लेकर एयरबेस तक को निशाना बनाया है और आगजनी की। पाकिस्तानी सेना के जवाबी एक्शन में कई इमरान समर्थक हताहत भी हुए हैं। सेना और पीटीआई समर्थकों ने देश भर में ये झड़प जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में इमरान खान का भविष्य तय हो सकता है। इस बीच विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम है और पाकिस्तान सेना के पास मार्शल लॉ से लेकर पीटीआई पर बैन समेत कई विकल्प मौजूद हैं। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ एफजे का कहना है कि पाकिस्तान के लिए अगले 48 से 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में कई विकल्प अभी मौजूद हैं जो आने वाले समय में हो सकते हैं। इसमें से एक विकल्प पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को आतंकवादी पार्टी घोषित करना भी शामिल है। इसकी संभावना भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच सेना की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इमरान खान की गिरफ्तारी से सुलगा पाकिस्तान में बेकाबू हालत दिखाई दे रही है। 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में इमरान जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में बेकाबू हालत होते जा रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के दिन से ही पीटीआई के समर्थकों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। तो आपको बताते चले, इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान को हिरासत में भेजा जा सकता है। 5 दिनों की हिरासत में इमरान खान जा सकते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। पीटीआई पर बैन भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद हालात कंट्रोल से बाहर दिख रही हैं। पाकिस्तान पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनवा तक में उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। हालात को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट भी बंद वहां कर दिया गया है। सभी सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन किया गया है। यही नहीं, हालात इसके बाद भी नहीं सुधरे तो पंजाब और खैबर पख्तूनवा में आपातकाल भी लग सकता है, जो हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी बात की चर्चा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारें हालात संभाल नहीं पाएं तो आपातकाल घोषित हो सकता है। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 232 में आपातकाल के प्रावधान का जिक्र है। इसके तहत यदि किसी सूबे में व्यवस्था खराब होती है और उससे राज्य सरकार संभाल नहीं पाती है तो फिर इमरजेंसी लग सकती है। हालांकि इसके लिए संबंधित राज्य की ओर से प्रस्ताव पारित करने राष्ट्रपति भेजने की जरूरत है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रीय आपातकाल पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल दोनों ही राज्यों में विधानसभा नहीं है, उन्हें भंग किया जा चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति खुद ही आपातकाल पर फैसला ले सकते हैं। संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति खुद फैसला लेते हैं तो फिर 10 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलना भी जरूरी है। आपातकाल के दौरान संसद के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी राज्य के लिए जरूरी कानून बना सके। बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों का बवाल लगातार जारी है। पेशावर में पाकिस्तान रेडियो की इमारत में आग लगाना हो या फिर रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में घुसकर उपद्रव करना। इस खबर पर चर्चा के लिए विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ओंकार न्यूज़ में। सर, पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं, सुलगता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही है, क्या आपको लगता है आपातकाल की बात जिस तरीके से की जा रही है, क्योंकि दो राज्य दोनों में ही विधानसभा नहीं है, आपातकाल का जिक्र वहाँ किया जा रहा है, क्या लग सकता है वह आपातकाल, क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है वहाँ की? देखिए, पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र तो नहीं है और ये पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है कि जान के ऊपर जानलेवा हमला होता है और इमरान खान बच जाते हैं। ये पाकिस्तान ही है जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर कोर्ट ऑफ लॉ से, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से उनके खिलाफ वारंट निकाले जाते हैं। ये पाकिस्तान ही है जहां पर जिस प्रकार से वहां की जनता, वहां की सेना के खिलाफ उपद्रव है, विरोध प्रकट कर रही है, और ये पाकिस्तान ही है जहां पर लोकतंत्र के नाम के ऊपर बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक होता है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली को जिस प्रकार से डिसॉल्व किया गया, वहां के राज्यों की असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, और जो वहां पर चुनाव होने चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, उनको सेना की छत्र छाया के अंदर रखकर ताक पे रखा गया। इसलिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह लोकतंत्र के नाम पर कोई लोकतंत्र नहीं है और पाकिस्तान अब केवल और केवल विघटन की राह पर है। वहां पर आटा लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, चावल उनको मिलते नहीं है, और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के साथ साथ जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ समय से वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को अपनी सत्ता को बचाने के लिए सामने आए हैं, ये वास्तव में भारत और भारतीयों के लिए एक चिंता का विषय, क्योंकि हमारे पड़ोस में अगर अशांति रहेगी तो हम भी शांत नहीं रह पाएंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात वहां नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है उन हालातों का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से चीन की आर्थिक मदद मिलती है, चीन का राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के अंदर जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा पाकिस्तान के अंदर आंतरिक विरोध कभी भी फट सकता है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे बलोचिस्तान है, चाहे सिंध है, चाहे पख्तूनवा है, चाहे लाहौर है, चाहे रावलपिंडी है, वहां पर जिस प्रकार लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वास्तव में इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान आज वहां पर शांति नहीं है, और इस शांति के चलते पाकिस्तान कभी भी धू धू कर जल भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शांति तो वहाँ पे नहीं है, शांति फैली हुई है, लेकिन जिस तरीके से समर्थक यहाँ देखने को मिल रहे हैं, पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, और सरकार इस पर क्या कर सकती है? क्या सरकार समर्थकों को किसी कानून के तहत गिरफ्तार कर सकती है? हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम सरकार के पास है जो उठा सकती है, अभी तक नहीं उठाए गए हैं? देखिए, पाकिस्तान की सरकार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी को भी दंगा करने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान कराने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। और जिस प्रकार से उन्होंने इसके बावजूद वहां की सबसे प्रमुख विपक्षी दल पीटीआई के जो आधिकारिक अध्यक्ष बने हैं, उनको भी कानून का धत्ता बताते हुए गिरफ्तार किया है। तो ये सब चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान में आज कानून व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है, हालांकि उसका पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सांसदों और संसद के अंदर मेजॉरिटी होने के बावजूद पाकिस्तान का अवाम वहां की जनता के साथ आज दिखाई नहीं दे पा रहा है, और इसलिए वहां पर जो जिस प्रकार की विस्फोटक परिस्थितियां बनी है, वो हम सब के लिए चिंता का विषय, और आम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के प्रति हम अपनी सहानुभूति भी रखते हैं। जी 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 विजय जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा चर्चा के लिए इस खबर पर। तो आपको बता दें चले कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान सुलग रहा है, जगह जगह
आगजनी हो रही है और हिंसा प्रदर्शन हो रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि आपातकाल लग सकता है, पीटीआई बैन की जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। कल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार चुनाव में 72.67% वोटिंग हुई है। पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में 72.36% वोटिंग हुई थी। कर्नाटक में पहली बार 94,000 से अधिक सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों ने घर से वोट डाला। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 2,614 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं वोटिंग के दौरान 3 जगह हिंसा हुई। पुलिस ने बताया कि विजयपुरा के बांसवाड़ा बागेवाड़ी तालुक में लोगों ने कुछ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तोड़ डाला। पोलिंग अफसरों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। यहां अफवाह उड़ी थी कि अधिकारी मशीनें बदलकर वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे थे। दूसरी घटना पद्मनाभ विधानसभा के पपैया गार्डन पोलिंग बूथ पर हुई, जहां कुछ युवाओं ने लाठियां लेकर विरोधियों पर हमला किया। हमले में वोट डालने आई कुछ महिलाएं भी घायल हुईं। तीसरी घटना बेल्लारी के संजीव रायाना कोटे में हुई, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। तो बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कल खत्म हो चुकी है। 2018 में वोटिंग 72.32% हुई थी, तो वहीं 72.67% इस बार वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई लोगों ने घर से अपना वोट डाला। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब हजारों बुजुर्गों ने अपने घर से वोट डाला है। 224 सीटों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। प्रदर्शनकारी यहाँ पे भी एक्टिव रहे हैं। तो आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान ईवीएम बदलने की अफवाह पर भी बवाल देखने को मिला है। कर्नाटक में पहली बार 94,000 से अधिक सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों ने घर से वोटिंग की। कर्नाटक की 224 सीटों पर 2,616 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं वोटिंग के दौरान 3 जगह हिंसा हुई। पुलिस ने बताया कि विजयपुरा के बांसवाड़ा बागेवाड़ी तालुक में लोगों ने कुछ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तोड़ दिया। पोलिंग अफसरों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। बता दें आपको कि 8 मई को चुनाव प्रचार थमा था और उसके बाद कल वोटिंग हुई है। बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे तमाम दिग्गज यहाँ पहुंचे और प्रचार किया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचे। तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे और धुआंधार प्रचार किया है। तो आपको बता दें, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी मैदान में उतरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आज अपना पद छोड़ना पड़ेगा या वे सीएम बने रहेंगे। इस बात का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। दरअसल पिछले साल के शिवसेना विद्रोह के बाद एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की वहीं सुप्रीम कोर्ट आज उद्धव ठाकरे खेमे की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाएगा। शीर्ष न्यायालय तय करेगा कि बीते साल जून में एकनाथ शिंदे और दूसरे विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करना उन्हें अयोग्य घोषित करने लायक है या नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ये फैसला सुनाएगी, जिसने 16 मार्च को इसे सुरक्षित रखा था। अगर आज सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर देता है तो उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना होगा और सरकार को भंग कर दिया जाएगा, जिसके बाद जिस भी पार्टी के पास विधायकों की संख्या ज्यादा होगी वो सरकार बनाने का दावा कर सकता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष न्यायालय में उद्धव ठाकरे टीम का पक्ष रखा था। वहीं हरीश साल्वे, नीरज कौल और महेश जेठमलानी ने एकनाथ शिंदे खेमे के लिए बहस की थी। आपको बता दें, इस राजनीतिक विद्रोह की शुरुआत तब हुई थी जब एकनाथ शिंदे ने ठाकरे सरकार का विरोध करते हुए बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। बीजेपी के साथ सरकार बनाने से पहले कई दिनों तक शिंदे और उनके समर्थक विधायकों ने असम में डेरा डाले रखा था।
जिसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। सरकार बनाने के साथ ही शिंदे कैंप ने शिवसेना पार्टी के नाम और चिन्ह पर भी अपना दावा ठोकते हुए चुनाव आयोग में अर्जी डाली थी। चुनाव आयोग ने कई दिनों तक सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित किया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का नाम और मशाल का चुनाव चिन्ह दिया था। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे या शिंदे की कुर्सी चली जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीते साल जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने यहाँ पे विद्रोह छेड़ा था, एकनाथ शिंदे अपने 15 विधायकों के साथ अलग हो गए थे और इसके बाद यहाँ सरकार बनाई थी। तो जिस तरीके की उथल पुथल यहाँ देखने को मिली थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करने की याचिका डाली थी और उस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो अपनी कुर्सी एकनाथ शिंदे को छोड़नी पड़ सकती है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजीव शिंदे एनसीपी नेता है जो वो जुड़े हुए हमारे साथ। राजीव जी, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। राजीव जी, महाराष्ट्र में शिवसेना में जिस तरीके से उथल पुथल देखने को मिली थी बीते साल और जिस तरीके से दो गुट यहाँ बन गए थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने याचिका दायर की एकनाथ शिंदे के लिए। आज सुनवाई उस पर होनी है। क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है या फिर बने रहेंगे वो सीएम? आज सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो लोकशाही जिंदा है ऐसे मैं मानता हूँ। आज जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में अनेक चीजें सामने आई है कि इसमें सबसे पहले तो जब अगर कोई विधिमंडल का प्रतोद अगर अयोग्य होता है तो विधिमंडल की प्रोसेस ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, क्योंकि प्रतोद ने दिए हुए निर्णय जिस प्रकार से आज कहा गया है कि भरत जी गागोले ये प्रतोद अयोग्य थे और सुनील प्रभु जी प्रतोद थे, तो अगर प्रतोद अगर सही है तो फिर आगे की प्रोसेस ही पूरी गलत होती है। तो लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, दोनों साइड से कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय ऐसा लग रहा है कि जिसमें एक जगह निर्णय लिया जाता है कि हाउस में चलने वाली चीजें ये प्रतोद चलाता है और प्रतोद अगर अयोग्य था तो आने वाला आगे का निर्णय भी अयोग्य होना चाहिए, ऐसा मैं पूछा मानता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए। जी धन्यवाद। बवाल है, फैसला इस पर सुना चुका है। एकनाथ शिंदे को लेकर कई चीजें देखने को मिल रही थी महाराष्ट्र में। पंजाब का अमृतसर बुधवार की आधी रात एक बार फिर जोरदार धमाके से दहल गया। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास देर रात एक और धमाका हुआ। इसी बीच श्री हरिमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट में हुए लगातार 3 धमाकों के बीच आरोपितों को पुलिस ने वीरवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पिछले 5 दिन से आरोपितों तक पहुंचने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। पता चला है कि ये सफलता पुलिस को बुधवार की आधी रात हुए तीसरे धमाके के बाद मिली है। पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमृतसर विस्फोट की साजिश रचने वाले 5 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। धमाके के पीछे का मकसद शांति भंग करना था। ब्लास्ट में पटाखों में इस्तेमाल विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेगी। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी गुड़िया की शादी 14 साल की उम्र में कर दी गई थी, क्योंकि उनकी 8 बहनें हैं। मतलब शादी करने के लिए 8 बोझ। इसलिए घर वालों को जब सबसे बड़ी बेटी के लिए लड़का मिला तो उन्होंने लगे हाथ 4 और बहनों को ब्याह दिया। वजह सिर्फ इतनी कि उन्हें गांव समाज को 4 बार दावत नहीं देनी पड़ेगी। बस एक दावत और 4 बोझ निपट गए। वहीं जानते हैं शादी के वक्त बेटियों की उम्र क्या थी। दरअसल 18, 17, 14 और 13 बरस। जोधपुर की ये कहानी कोई अकेली नहीं है। हर साल यहाँ इसी वजह से सैकड़ों बच्चियों की जबरन शादी की जा रही है।
इसके बाद इनके साथ क्या होता है, ये खुद में अलग अलग कहानियां हैं। गुड़िया का पति तो उनसे दुष्कर्म करता था, बच्चों के सामने भी जबरदस्ती करता था, मना करने पर कमरे से बाहर तक कर देता था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।